Hi, I'm back with a CAT 2024 Slot 2 passage. The level remains moderate, so continuing with this series, let's have a look at this passage. You may pause the video for a minute and go through the write-up. Let's do some milestone mapping. पैसेज का कंटेंट फेमिलियर लग रहा है, लैंग्वेज भी पढ़ने में आसान है. Overall, it appears to be a passage that is analytical in approach. The author seems to be interested in historicity. I can observe some scholarship and a sort of exposition over here. Spices को लेकर के यहाँ पर मेन आइडिया नज़र आ रहा है. मसाले हमेशा से ही इंटरेस्ट करते आए हैं कॉलोनियल पावर्स को, और शायद उससे भी पहले एक्सप्लोरर्स जो थे वो भी स्पाइसेस में इंटरेस्टेड रहे हैं. भारत की हिस्ट्री भी जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर ये पता चलता है कि बहुत सारे एक्सप्लोरर्स जो भारत आए वो यहाँ से स्पाइसेस लेकर वापस अपने अपने देशों में गए, और फिर स्पाइसेस के लिए भारत एक स्पेशल प्लेस बन गया. हम अपने अगर कुछ परसेप्शंस की बात करें तो कई बार ये माना जाता है कि जो कॉलोनियल रूल भारत पर हुआ उसके पीछे भारत की स्पाइसेस और भारत का गोल्ड एक बड़ा रीज़न था. पर ये सारी चीज़ें तो हमारे पास बैकग्राउंड एक्सपीरियंस में है. वी शुड नॉट लेट what we know about a write-up color our opinion. Rather, we should focus more on what exactly is present in the write-up. तो देखते हैं इस write-up में क्या कुछ लिखा है. If I do some milestone mapping, as I said, the topic remains spices, and the very first line says that spices were a global commodity centuries before the European voyages, which means वॉयजेस जो सिस्टमैटिक वॉयजेस शुरू हुई वो तो बहुत बाद में शुरू हुई, पर उससे पहले भी स्पाइसेस जो थी वो ग्लोबल कमोडिटी रही हैं. ग्लोबली स्पाइसेस के लिए जो इंटरेस्ट है, जो पसंद है, वो बहुत पहले से रही है. आगे ऑथर ने लिखा है कि जो स्पाइसेस के कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं रहा है. और फिर लिखा है कि हालांकि हिस्टोरियंस को काफ़ी कुछ मालूम है स्पाइसेस की सप्लाई के बारे में, लेकिन डिमांड का जो पैरामीटर है उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस के पास नहीं है. सो ओवरऑल दिस अपीयर्स टू बी अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रिलेशंस between obviously the producers of spices and the customers for spices. ये दोनों पैराग्राफ्स एक कॉम्प्लेक्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हालांकि हमें ठीक से डिमांड के बारे में नहीं पता, लेकिन साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि डिमांड स्पाइसेस के लिए हमेशा ही बहुत हाई रहा है. और फिर आगे चल कर के जो वॉयजेस हुई, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस या वास्को डगामा ने जो वॉयजेस की, ये सब दिखाती हैं कि स्पाइसेस ग्रेट डिमांड में रही है. सो इफ़ वी वर टू कमेंट अपॉन the style, as I said, it remains analytical. It is trying to throw light on the overall demand and supply of spices, historicity of spices. The topic appears to be a bit complex क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी ठीक से पता नहीं है. In one line, we can summarize it. Let's do that quickly. So, what can we say? We can say that the European demand for spices drove the global trade networks, and it eventually led to the expansion of colonial powers. And it also says that there's limited knowledge about their origin. सप्लाई के बारे में तो फिर भी काफ़ी कुछ हमें पता है, लेकिन डिमांड के बारे में सब कुछ मालूम नहीं है. लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो डिमांड है वो हमेशा से ही ग्रेट रही है. नाउ इफ़ वी ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट्स लाइकली टू फॉलो दीज टू पैराग्राफ्स, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद आगे अब इस बात पर डिस्कशन होगा कि कैसे एक्सप्लोरर्स ने अलग अलग देशों में जा कर के, और संभावना है कि इंडिया का भी एग्जाम्पल आगे आए, स्पाइसेस को ढूंढा
और वो वापस स्पाइसेस को अपने देशों में लेकर आए, और शायद आगे कॉलोनियलिज्म कैसे स्पाइसेस की वजह से फ्लरिश हुआ, डेवलप हुआ, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। लेट्स चेक इफ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी तक तो पैसेज एनालिटिकल और एक्सप्लोरेटिव लग रहा है, ऑथर का स्कॉलरली इंटरेस्ट भी दिख रहा है, हिस्टोरिसिटी में भी ऑथर का इंटरेस्ट है। मुद्दा ओवरऑल अभी थोड़ा सा उलझा हुआ दिख रहा है। लेट्स गो फर्दर। मूविंग ऑन टू दिस पैराग्राफ, स्लाइटली लॉन्गिश। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीछे जो क्वेश्चंस किए गए हैं और जो कॉम्प्लिकेशन मेंशन किया गया है, उस पर आगे डिस्कशन हो रहा है, कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए जा रहे हैं। अवेलेबल डेटा पर जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं तो पैसेज को हम सेफली एनालिटिकल कह सकते हैं। लेट्स डू सम माइलस्टोन मैपिंग। एक बार फिर से आप पैसेज को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, डू योर ओन मैपिंग एंड देन लिसन टू द डिस्कशन। स्टेटमेंट पहला ही जो है वो कंक्लूसिव दिख रहा है, वहां सो लिखा हुआ है, और फिर क्वेश्चन है, तो प्रोबेबली ये कंक्लूजन नहीं है बल्कि एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, और उसका आंसर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई वर स्पाइसेस सो हाईली प्राइस्ड इन यूरोप, और टाइम फ्रेम इसकी जो है वो मीडिएवल पीरियड दिख रहा है, 1000 टू 1500। सो हिस्टोरिसिटी के हिसाब से दिस इज मीडिएवल पीरियड। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये जो स्पाइसेस की डिमांड है ये क्यों बढ़ी और इसके पीछे क्या रीजंस थे, एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। आगे शायद मल्टीपल रीजंस बताए जा रहे होंगे स्पाइसेस के डिमांड के पीछे। पहला रीजन जो दिख रहा है, इट टॉक्स अबाउट दे कवर्ड द टेस्ट ऑफ स्पॉइल्ड मीट, मतलब मीट को लंबे समय तक टेस्टी बनाए रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए शायद स्पाइसेस का यूज हुआ होगा। थोड़ा और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ बात एंटी बैक्टीरियल एजेंट के फॉर्म में स्पाइसेस की हो रही है, विच इज अगेन रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन। देन towards the middle of the passage there is a reference to spices having medical और medicinal properties, ये भी एक वजह रही होगी। और आगे लिखा गया है कि स्पाइसेस जो थे वो मेडिसिनल फॉर्म में और कॉन्डिमेंट के फॉर्म में, दोनों ही तरह से थे, मतलब दवाओं के रूप में भी इनका उपयोग हो रहा था, और ऑब्वियसली फ्लेवर, फूड का टेस्ट, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि फूड को बैलेंस करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, स्पाइसेस का यूज हो रहा था। सो डिफरेंट यूजेस ऑफ स्पाइसेस हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हियर, और स्पाइसेस के डिमांड के पीछे जो प्रोबेबल रीजंस थे वो यहाँ पर डिटेल किए गए हैं। लार्जली द राइटअप इज एक्सप्लोरेटिव, एज आई सेड इट इज स्कॉलरली। एक लाइन में अगर इसे भी हम समराइज करें तो कह सकते हैं कि मीडिएवल यूरोप में स्पाइसेस वैल्यूबल इसलिए थे कि उनमें न सिर्फ प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज थी, या न सिर्फ उसमें फ्लेवर था, बल्कि साथ ही साथ उसमें हेल्थ बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज भी थी। सो देयर वर मल्टीपल रीजंस व्हाई स्पाइसेस वर बीइंग वैल्यूड एंड यूज्ड इन मीडिएवल यूरोप। आगे शायद डिस्कशन धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म की तरफ, या सबसे पहले वॉयजेस और फिर कॉलोनियलिज्म की तरफ डिस्कशन जाना चाहिए। लेट्स सी इफ वी हैव बीन एबल टू प्रिडिक्ट दिस करेक्टली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स, वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर हम कुछ माइलस्टोन मैपिंग करते हैं। ओवर हियर ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस स्टिल रिमेन्स स्लाइटली वेग, बहुत अच्छे से हमें नहीं मालूम। कन्फ्यूजन जो शुरुआत में मेंशन था वो कंटिन्यू हो रहा है, और आगे लिखा है कि देयर वर अ कपल ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। जैसे कि लिखा है कि जो मीडिएवल मैप्स थे वो कई बार इंडिया को प्लेस करते थे क्लोज टू द सो कॉल्ड अर्दली पैराडाइज, भारत को एक हेवन की तरह देखा जाता था, गार्डन ऑफ ईडन इसे बाइबल में डिस्क्राइब किया गया है। नाउ दिस इज स्लाइटली आयरॉनिक। ऑथर एक तरह से यहाँ पे जो ज्योग्राफी को लेकर के कुछ सुपरस्टिशन है उसको मेंशन कर रहा है, और इस ओवरऑल आइडिया में इंटरेस्टेड भी दिख रहा है कि किस तरह से लोगों की सोच थी। आगे जियोग्राफिकल नॉलेज जो था
वो परसेप्शन बेस्ड था रादर देन साइंटिफिक, ये भी कहा जा रहा है, रिलेटेड टू स्पाइसेस। और 7th सेंचुरी तक जो यूरोपियंस थे वो ये सोचते थे कि जो पेपर है वो भारत में पेड़ों पर ग्रो करता है, और ये ऐसे पेड़ हैं जिनको सर्पेंट्स गार्ड करते हैं। दैट इज वंस अगेन अ सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ। और ये सर्पेंट्स पॉइजनस हैं, तो इससे बेसिकली ये समझ में आता है कि स्पाइस की हार्वेस्टिंग, मतलब पेपर की जो हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी मुश्किल रही होगी, क्योंकि इतने सारे सांप जब पेपर को गार्ड कर रहे हैं तो फिर वहाँ से स्पाइस को हार्वेस्ट करने का तरीका सिर्फ यही हो सकता है कि हम पेड़ों को बर्न कर दें ताकि सांप वहाँ से भाग जाएं और फिर पेपर को कलेक्ट किया जाए। आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो पेपर का श्रिवल्ड ब्लैक कलर है वो भी प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वाइल हार्वेस्टिंग पेपर ट्रीज वर बर्न्ड। तो ये तमाम सुपरस्टिशियस बिलीव्स जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। लास्ट की लाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, विच सेज कि वाइट, पिंक और बागी के जो कलर्स हैं उनकी अगर हम बात सोचें तो फिर कैसे ये जो ब्लैक पेपर वाला सुपरस्टिशियस कॉन्सेप्ट है वो सेंस बनाता है। सो लेट्स ट्राई एंड समराइज दीज टू पैराग्राफ्स इनटू अ सिंगल सेंटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी का लिमिटेड नॉलेज था और ईस्ट को लेकर, इंडिया को लेकर जो कुछ मिथोलॉजिकल सुपरस्टिशियस परसेप्शंस थे, इस वजह से पेपर जैसे स्पाइसेस को रेयर, एग्जॉटिक या हाईली वैल्यूबल माना गया। मूविंग ऑन, आगे अभी शायद बात कॉलोनियलिज्म की होगी और कैसे स्पाइसेस की डिमांड लगातार बरकरार रही। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पाइसेस आगे चल करके भी उतनी ही इकोनॉमिकली वैल्यूबल रही हों, लेकिन हाँ उनकी डिमांड कभी कम नहीं हुई, क्योंकि स्पाइसेस के लिए जो हमारा टेस्ट था, जो हमारी लाइकिंग थी, वो शायद कभी कम नहीं हुई। तो ये कुछ चीज़ें हम वी कैन कीप एट द बैक ऑफ द माइंड एंड गो अहेड, लेट्स चेक। इन द लास्ट पैराग्राफ सिमिलर माइलस्टोन्स हैव बीन मेंशन्ड। यहाँ पर 17th सेंचुरी का जिक्र हो रहा है, मतलब पैसेज ग्रेजुअली मीडिएवल टाइम से होते हुए और फिर 17th सेंचुरी तक आ रही है। I see something very similar to what we had predicted. It says that spices never had the enduring uh, allure or power of gold and silver. मतलब स्पाइसेस हमेशा इकोनॉमिकली सबसे इम्पोर्टेंट थे, शायद ये सही नहीं है, या उनका कमर्शियल पोटेंशियल ही सबसे ज़्यादा था। दिस इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पाइसेस के लिए जो टेस्ट था वो लगातार कंटिन्यू होता रहा और उसकी डिमांड बरकरार रही। और आगे चल करके एज लेट एज द 17th सेंचुरी इंग्लिश और जो डच थे वो स्पाइस आइलैंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जिक्र कॉलोनियल पावर को एस्टैब्लिश करने का हो रहा है टू गेन कंट्रोल ओवर स्पाइसेस। कुछ बातें जो हमने सोची थी वो पैसेज में हमें देखने को मिली, पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो एजम्पशंस हैं या जो हमारे परसेप्शंस हैं वो हमारे ओपिनियन को क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त कलर ना करें। जैसे इंडिया के बारे में हमारी सोच है कि इंडिया जो था वो एक गोल्डन बर्ड थी, और भारत में जो कॉलोनियल पावर्स थे या वॉयजर्स थे वो गोल्ड और स्पाइसेस लेने के लिए आए थे। तो इस तरह से कहीं क्लियर कट पैसेज में लिखा नहीं है, इवन दो वी मे हैव सच परसेप्शंस, पर ऐसा डायरेक्टली कहीं पैसेज में लिखा नहीं है। हाँ, in the context of India, the reference was related to black pepper, the serpent example or metaphor, ये हम ध्यान में रखेंगे, but we are not supposed to add or subtract anything from our side to the topic. Let's move on to the questions. But before doing that, let's quickly sum it up in a statement. Passage is largely analytical, it is explorative. One can observe scientific understanding, scholarly approach in the write up. It follows a chronology, past से लेकर के और 17th सेंचुरी तक की बात हो रही है। लार्जली स्पाइसेस हमेशा डिमांड में रही हैं, ये एक कॉमन पॉइंट निकल करके आ रहा है। हिस्टोरिकली स्पाइसेस के डिमांड और सप्लाई को लेकर के
कुछ कुछ जो डिलेमास हैं, कंफ्यूजन्स हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। ओवरऑल एन इजी पैसेज टू रीड। ऑथर की टोन ऑब्जेक्टिव है, ऑथर ने कहीं कोई साइड्स नहीं ली हैं। एक दो जगह पे ऑथर इज माइल्डली आयरॉनिक, जैसे ऑथर ने बोला कि भारत को लेकर के कुछ सुपरस्टिशियस जियोग्राफिक व्यूज थे, जैसे कि ये एक पैराडाइज है, या ये एक लैंड है जहाँ पर सर्पेंट्स जो है वो पेपर को गार्ड करते हैं। तो इस तरह के कुछ सुपरस्टिशियस व्यूज प्रोबेबली ऑथर ने आयरॉनिकली प्रेजेंट किए हैं, but overall the tone of the write-up remains very objective and neutral. Coming to the first question, questions are to be read carefully. Question number 1, in the context of the passage, which one of the following conclusions cannot be reached, ये पूछा गया है। तो ये ऑलरेडी मैंने समराइज राइटअप को कर दिया है, विच यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन नॉट बी रीच। तो थोड़ा क्वेश्चन का जो फ्रेम है उसे ध्यान में रखते हैं। कैन नॉट बी रीच्ड मतलब हम क्या कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव द मेजर माइलस्टोन्स इन माइंड, उनको दिमाग में हम रखते हैं। अगर हमारे थीम से उल्टा या एबरेंट कुछ नजर आता है या आउटसाइड द स्कोप ऑफ द राइट अप नजर आता है, तो हम उसको स्कोप, डिग्री, थीम, टोन, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ए सेज इंडिया वाज कोलोनाइज्ड फॉर इट्स स्पाइसेस एंड गोल्ड। दिस माइट बी अ जनरल परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ द बैकग्राउंड अबाउट इंडियन स्पाइसेस एंड गोल्ड दैट वी नो, but nowhere in the passage is it written that India was colonized for its spices and gold. तो ये हमारा आंसर डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हम क्या कंक्लूड नहीं कर सकते। ए डेफिनेटली हम कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले कि ए को हम मार्क कर दें, लेट्स आल्सो रीड द अदर ऑप्शंस। ऑप्शन बी सेज tobacco was more marketable than spices. This is something that the passage very categorically says. The spice trade was a driver of colonial expansion. This is also mentioned in the write up. It can be easily interpreted. Colonialism was motivated by the demand for spices. Last paragraph में clearly ये नजर आ रहा है, passage इसे endorse करता है, which means A that says that India was colonized for its spices and gold is incorrect as per the passage, even though as per general opinion and knowledge this might be true, but it's not written anywhere, hence A is the right answer. Moving on to question number 2. The question says it can be inferred that all of the following contributed to a decline in the allure. Allure का मतलब attraction होता है of spices except, इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है जो स्पाइसेस के डिक्लाइन के लिए या स्पाइसेस के लिए जो अट्रैक्शन था उसके डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ओके, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं है डिक्लाइन इन द एल्योर ऑफ स्पाइसेस। मतलब हमें 4 में से 3 ऐसे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर देना है जो डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार हैं। ओके, ऐसे 3 जो जिम्मेदार हैं। लेट्स कीप दिस पॉइंट इन माइंड। तो अब जो पॉइंट एबरेंट होगा, जिसका डिक्लाइन से कोई लेना देना नहीं होगा, वो हमारा आंसर होगा। ए सेज चेंजेस इन यूरोपियन क्विजीन। तो यूरोपियन क्विजीन में चेंजेस आने से डेफिनेटली स्पाइस का जो ओवरऑल कंजम्पशन रहा होगा या उसके लिए जो एल्योर रहा होगा वो डिक्लाइन हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। The development of refrigeration techniques could again be a reason for you see not using spices too much, क्योंकि हम चीज़ों को अब रेफ्रिजरेट कर पा रहे थे। और डी में लिखा है चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। पहले स्पाइसेस को मेडिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, तो अगर मेडिकल सिस्टम चेंज होता है तो भी स्पाइसेस का यूज़ कम होगा। तो ए, बी और डी ये डेफिनेटली स्पाइसेस के एल्योर के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। बट इफ वी लुक एट स्टेटमेंट नंबर सी, इट सेज इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस की अवेलेबिलिटी बढ़ने से स्पाइस के एल्योर में डिक्लाइन होगा, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि स्पाइसेस की डिमांड
एज अ फ्लेवरिंग थिंग, अ लाइकिंग फॉर स्पाइसेस ओवरऑल वो हमेशा ही बरकरार रहा है। तो उसके लिए जो अट्रैक्शन था वो उसके ओवर प्रोडक्शन से या ओवर सप्लाई से इन्फ्लुएंस होगा, ऐसा पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा है। वैसे भी ये कहीं नहीं लिखा है कि उसकी जो स्केर्सिटी थी वही उसके एलोर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। दिस वुड बी एन एजम्पशन बट द पैसेज डज नॉट सपोर्ट इट, देयरफॉर ऑप्शन सी is the best option. Moving on to the third question. This one is interesting. It is based on a logical extrapolation. यहाँ कहा गया है if a trader brought white peppercorns from India to medieval Europe. हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया से लेकर के जो एक स्टोरी पॉपुलर थी वो ये थी कि जो ब्लैक पेपर है वो ब्लैक इसलिए है क्योंकि पेपर ट्रीज जो हैं उसके चारों तरफ स्नेक्स लिपटे हुए होते हैं और फिर उसको हार्वेस्ट करने के लिए पेड़ों को जलाया जाता था जिससे पेपर का श्रिवल होकर के वो ब्लैक कलर आता था। तो अगर इंडिया से कोई ट्रेडर वाइट पेपर कॉर्न्स लेकर के आता है तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है ये पार्ट। इट सेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली सॉरी अनलाइकली टू हैपन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास डबल नेगेटिव्स हैं। अनलाइकली टू हैपन एक्सेप्ट का मतलब है दोनों मिला करके लाइकली टू हैपन स्टेटमेंट बन जाता है। सो द क्वेश्चन इज अगर कोई ट्रेडर व्हाइट पेपर कॉर्न्स लेकर के आता है तो इससे यूरोपियंस के मिडिएवल यूरोपियंस के व्यू को किस तरह से ये असर डालेगा या उसको प्रभावित करेगा। सो वी नीड टू फाइंड अ स्टेटमेंट दैट इज इन लाइन ऑफ थॉट। व्हाइट पेपर कॉर्न से यूरोपियंस का परसेप्शन क्या बनेगा, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि इंडिया से ब्लैक पेपर कॉर्न जो है वो कैसे आता है, बिकॉज ऑफ एज आई सेड द हार्वेस्ट दैट इज डन बाय बर्निंग द ट्रीज जिससे वो ब्लैक कलर आता है। गेटिंग द पॉइंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। इस बार मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूं। पेपर वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एक्सोटिक। तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सोटिक होने की बात कर रहा है। तो अगर वाइट पेपर अवेलेबल होगा तो पेपर फिर एक्सोटिक नहीं माना जाएगा, ऐसा हम लॉजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि वहां क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाइट पेपर कॉर्न की वजह से उनके व्यू को किस तरह से हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो व्हाइट पेपर कॉर्न एक्सेप्शन होगा क्योंकि वो तो ब्लैक पेपर कॉर्न को लेकर हैबिचुअल है। ये स्टेटमेंट नंबर डी जो है ये डायरेक्टली हमारे स्टेटमेंट को यहाँ पर अगर हम देखें तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इट इज नॉट अ पैरेलल रीजनिंग स्टेटमेंट। मीडिएवल मैप्स वुड बी यूज्ड एज नेविगेशनल एड्स, ये भी कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहा है। द प्राइस ऑफ स्पाइसेस वुड डिक्रीज, यहाँ पर प्राइस को लेकर के कोई पैरामीटर है ही नहीं, परसेप्शन को लेकर के मेजर पैरामीटर है, क्योंकि पहले परसेप्शन ये था कि पेपर कॉर्न्स ब्लैक थे बर्निंग की वजह से। करेक्ट। तो अगर इस पॉइंट को दिमाग में हम रखें तो हम समझ जाएंगे कि बी, सी और डी जो हैं वो इस आइडिया को एग्जाम्प्लीफाई नहीं कर रहे हैं। यूरोपियंस वुड डाउट द स्टोरी ऑफ पेपर हार्वेस्टिंग, दिस मेक्स द बेस्ट सेंस, क्योंकि यूरोपियंस ब्लैक पेपर को लेकर के इंडिया की स्टोरी में बिलीव करते थे। तो अगर उनको व्हाइट पेपर दिखता तो वो डेफिनेटली स्टोरी को डाउट करना शुरू कर देते, विच मीन्स ए इज एग्जैक्टली इन द लाइन ऑफ थॉट। White would show that black is probably something which is not to be trusted। मतलब लोगों का जो विश्वास था कि स्नेक्स सराउंड करते हैं फिर बर्न किया जाता है जिस वजह से पेपर ब्लैक हो जाता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चैलेंज हो जाएगा। सो गोइंग बाय दिस लॉजिक ए अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन। दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अक्सर अनलाइकली और एक्सेप्ट इस तरह से जब डबल नेगेटिव्स आते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ मैथमेटिकली क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं लाइकली टू हैपन। करेक्ट। ऑप्शन ए makes the best sense. Question number 4. In the context of the passage, the people who heard the story of pepper trees being guarded by snakes, जो पिछले क्वेश्चन में हम पॉइंट पर सोच रहे थे उसी का एक्सटेंशन है, would be least likely to arrive at the conclusion that, least likely to arrive at the conclusion मतलब ये लोग जो पेपर ट्रीज वाली स्टोरी पर
विश्वास करते हैं वो इनमें से किस बात के साथ अग्री नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा परसेप्शन है ये थोड़ा सा सुपरस्टिशन पर बेस्ड है, और सुपरस्टिशियस लोग अपने ही सुपरस्टिशन पे विश्वास करेंगे। उससे हटकर अगर कोई बात हो रही होगी, कोई ऑब्जेक्टिव बात हो रही होगी, तो शायद वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। सो लीस्ट लाइकली टू अराइव एट द कंक्लूजन को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ए सेज इट इज नो सरप्राइज दैट पेपर सप्लाई इज सो लिमिटेड। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर सुपरस्टिशियस लोग डेफिनेटली विश्वास करेंगे, क्योंकि पेपर सप्लाई लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि पेपर ट्रीज जो हैं वो स्नेक्स से सराउंडेड हैं और हार्वेस्ट बहुत मुश्किल होगा। तो ए तो एक तरह से कॉमन पीपल के बिलीफ के साथ टैली कर रहा है, एंड हेंस दिस कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज वी वांट अ स्टेटमेंट दैट इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू। करेक्ट। सेकंड में लिखा है इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो टू इंडिया टू हार्वेस्ट द पेपर देमसेल्व्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज पेपर ट्रीज आर सराउंडेड बाय स्नेक्स इट माइट बी अ डेंजरस प्रोपोजिशन एंड दीज स्नेक्स हैव बीन कंसिडर्ड पॉइजनस। तो बी भी एक तरह से लोगों के परसेप्शन को सपोर्ट कर रहा है। डी में लिखा है पेपर इज कॉस्टली फॉर गुड रीजन, दैट गुड रीजन इज द हार्वेस्ट बीइंग सो डिफिकल्ट ओविंग टू स्नेक्स सराउंडिंग द ट्रीज। ये भी ऑथर सॉरी पीपल के व्यूज के साथ मैच कर रहा है। तो स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स दे मैच द पीपल्स परसेप्शन regarding the story of pepper trees being guarded by snakes. Going by elimination, we can safely say statement C is the right answer. It says that this is why pepper is so hot. Pepper being hot is not a parameter of discussion anywhere, and people's perception about pepper trees being guarded by snakes has nothing to do with pepper being hot. This is simply out of context. So, this brings me to the end of today's discussion. Topic once again was relevant. This is something that we have been reading in history textbooks as well. बस ध्यान ये रखना था कि हमारे अपने जो पर्सनल ओपिनियंस हैं वो पैसेज में दी गई चीज़ों के साथ हमें ज़रूर टैली करके देखने चाहिए, एंड अनलेस एंड अनटिल things are supported by the passage, we should have no assumptions. We'll catch up with yet another passage in another session. Thank you.